सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती से 9वां पाठ रीढ़ की हड्डी भाग पहला, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, का अध्यापन कराने जा रही हूँ। रीढ़ की हड्डी। यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जी ने रीढ़ की हड्डी के माध्यम से अपनी बात को कहने के लिए, खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम होने की बात बताई है। यानी अपने आप में स्वावलंबी होना, अपना निर्णय खुद लेने में समर्थ होना, उसका अर्थ हुआ रीढ़ की हड्डी। अब हम यहाँ पे देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय। इनका जन्म 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 1978 में हुई। परिचय इनका। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दक्यानुशी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व दिया है। आइए सर्वप्रथम यहाँ देखते हैं। ये एक नाटक है, एकांकी नाटक है। इसके पात्र हैं उमा। उमा कौन है? सुशिक्षित युवती। रामस्वरूप उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माता है और शंकर वो युवक है जो उससे शादी करने के लिए उसे देखने आता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है और रतन रामस्वरूप का नौकर है। एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त का अर्थ होता है लकड़ी से बनी हुई एक चौकी या चौपाई जो ऐसे बनी होती है, वो क्या कहते हैं उसे? तख्त। रामस्वरूप अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। ये किससे कह रहे हैं? उनके नौकर रतन से कह रहे हैं। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज़ में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और ये पसीना किस लिए बहा है? रतन तख्त बिछाता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप क्या हुआ? प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। जरा करीने से आए का अर्थ होगा कि ढंग से अच्छे से आए। ये लोग जरा पढ़े लिखे हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा और लड़का? बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। यहाँ पे अब रामस्वरूप जो है एक ऐसे विवश पिता दिखाई दे रहे हैं जो अपनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए अच्छा लड़का चाहते हैं, लेकिन अगर वो ये बता दें कि जो उमा है वो बीए पास है तो उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ पे उसको बीए पास न बताते हुए मैट्रिक पास बताते हैं ताकि उसके लिए अच्छा लड़का मिल जाए। अब ये जो यहाँ पे आए हैं गोपाल प्रसाद, जो उनको देखने के लिए आए उनके ससुर जी, वो खुद तो वकील हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छी सभा सोसाइटियों में जाते हैं, उनको हर चीज़ की जानकारी है। उसके बावजूद ये चाहते हैं कि जो उनकी बहू आए वो कम पढ़ी लिखी हो। इन लोगों की ऐसी सोच होती है जो अगर बहू कम पढ़ी लिखी होगी तो दबाव में रहेगी। ये जो चाहेंगे वो उनके साथ कर सकते हैं और वो उसका प्रतिकार या विरोध नहीं करेगी। इसके लिए ये सब जानते हुए भी रामस्वरूप जो उमा के पिता है वो विवश है अपनी बेटी का विवाह कराने के लिए। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने सच्चाई बता दी तो ऐसे लोग विवाह करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके लिए उमा की पढ़ाई की बातों छुपाते हैं और उसे कम पढ़ा लिखा बताते हैं।
ये इनकी विवशता है, लेकिन ये भी मजबूर हैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए। ये लाचारी है इनके पास, विवश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए रतन, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ से, रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ। लड़के की तरफ मुखातिफ होकर, मुखातिफ यानी उनके सामने देखते हुए, और कहिए शंकर बाबू, कितनी दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? रामस्वरूप, शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन का अर्थ हुआ अंतर। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ का अर्थ हुआ शिष्टाचार। रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर होगी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, इतने में, बैकबोन का अर्थ यहाँ पे है कमर के रीढ़ की हड्डी। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर आते हैं और मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाती है। अब यहाँ पे शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद उमा को देखने के लिए आए हैं, और दोनों बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो चाय पानी के लिए मना करते हैं, फिर भी रामस्वरूप उनके लिए चाय लेकर आते हैं। और यहाँ पे गोपाल प्रसाद को उनके बेटे शंकर से रामस्वरूप जी पूछते हैं कि और क्या हो रहा है, छुट्टी है कि आप कैसे आए हो? तो बोलते हैं कि वीकेंड पे आया हूँ और पढ़ाई तो चल रही है। अब बोलते पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी, तो क्या बोल रहे, साल 2 साल, 1 साल का मार्जिन, मार्जिन का अर्थ है अंतर रखता हूँ। यहाँ पर वो वहाँ हॉस्टल में रहकर क्या करते हैं, लोगों के साथ टाइम पास करते हैं। उमा भी पढ़ी लिखी है। अब यहाँ पे जब उमा आती है तो उसकी सच्चाई लोगों के सामने रखती है कि ये शंकर कैसा लड़का है। आइए यहाँ पे देखते हैं। गोपाल प्रसाद, चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। अब रामस्वरूप का कहने का अर्थ यहाँ पे है कि पहले रामस्वरूप अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उनके समय बात थी तो लड़की को देखा तक नहीं जाता था और शादी तय हो जाती थी, तो वहाँ पे खूबसूरती का सवाल नहीं उठता था। लेकिन आज जब उनकी बेटी का विवाह होने जा रहा है तो उस समय में लोगों को एक दूसरे को देखना ज़रूरी हो गया है, और देख कर पसंद करना कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ये सब बातें यहाँ पर है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे ज़माने में तो ये सब बातें होती भी न थी। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यहाँ पे शंकर बाबू क्या पूछते हैं, किस मामले में? यही
कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब ये जानना चाहते हैं कि जो लड़का है शंकर, जो उनकी बेटी उमा से शादी करना है, उसका खूबसूरती के बारे में क्या विचार है। किस मामले में यहाँ पे कह रहे हैं शंकर जी। रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, बीच में यह बात दूसरी है। अब यहाँ पे गोपाल प्रसाद क्या कर रहे हैं, उनकी बात को काट दे रहे हैं। वो जवाब नहीं दे पाए, इसलिए बीच में क्या बोलते हैं कि यह बात दूसरी है। बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायजा यानी जन्मपत्री या कुंडली तो मिल ही गया होगा। यानी खूबसूरत होना ज़रूरी है, कुंडली तो अपने आप मिल ही जाएगी। रामस्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। अब यहाँ पे रामस्वरूप भी उनकी बात में हाँ मिला रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक ठाकुर जी के सामने नहीं, कृष्ण भगवान के सामने रख दो, वो अपने आप ही मिल जाएगी। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अब इनके विचार देखिए, है तो खुद वकील, लेकिन इनकी सोच ये है कि लड़के पढ़े लिखे लेकिन लड़कियां न पढ़े लिखे, वो कमाए नहीं, बाहर जाए नहीं और खुद के अधिकार के प्रति सजग रहे नहीं। रामस्वरूप, हाँ, मेज का एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा लगने का अर्थ ये हो गया कि लड़की का क्या है, पढ़ी लिखी है और खूबसूरत नहीं दिख रही है। अब इन लोग यहाँ पे डर जाते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे चश्मा या तो लड़की को दिखाई कम देता है, ऐसी लोगों की सोच होती है। रामस्वरूप जरा सक पका कर, जी। अब यहाँ पे जो लड़की का पिता है तो बेचारा डर गया। वो कह रहे, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब वो बहाना कर रहे हैं कि आंखें दुखने लगी थी, इसके लिए इसे चश्मा लगाए, और ये चश्मा वगैरह इसे कुछ भी नहीं है। गोपाल प्रसाद, यहाँ पे उन्हें शक हो रहा है कि कहीं ये तो नहीं कि ये पढ़ी लिखी है बहुत, पढ़ने के वजह से भी चश्मा लग जाता है, आँखों में तकलीफ़ होती है, बारीक अक्षर दिखते नहीं, तो बोले कहीं ये पढ़ने लिखने की वजह से तो नहीं है कुछ। अब यहाँ पे इन्हें शक हो रहा है। अब ये हमने भाग पहला देखा, अब हम लोग भाग दूसरा अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का ये लेसन भेज रही हूँ टेक्स्ट बुक के द्वारा, तो आप लोगों को क्या करना है, उसे अच्छे से रीड करना है। सेकेंड लेक्चर में मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ भेजूँगी, वो आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पे मैं अपना व्याख्यान समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।